हेलो एवरीवन, आपके अपने इस YouTube चैनल गौरव टीचिंग सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। देखो, बेसिकली हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो आज इंग्लिश को लेकर के बात करने वाले हैं। उससे पहले दो तीन चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम आपको अपना इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुके हैं। मेरा नाम SM रंजन है। हम पहले आपके बीच पढ़ाया करते थे, बट अभी चूंकि जॉब हो गया तो जॉब के कारण अभी हम कोलकाता में पोस्टेड हैं। ठीक है, अब देखो, आपको समझना क्या है कि सबसे पहले तो आप धन्यवाद करें गौरव सर का, जिनको लगा कि हमें फिर से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर मेरा भी धन्यवाद कर लो कि उन्होंने उन्होंने कहा तो जब हमको लगा, मतलब वो आपके फ्यूचर को लेकर के थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि भाई अगर मान लो कि मैथ्स में अच्छा क्लास चल रहा है तो अगर इंग्लिश साथ में मिल जाए, है ना, तो आप देखोगे तो लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी केवल SSC में ही आ जाता है 1 साल के अंदर, अगर GD से लेकर के आप CGL तक की बात करोगे तब। तो अब देखिए, पहली बात है कि आपको ये सोचना होगा कि हमें इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, आप जब इसको ये सोच लिए आप इतना कि भाई हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो आपका आधा काम ऐसे ही पूरा हो गया। और आधा जो काम बचा हुआ है कि भाई पढ़ना कैसे है, क्या कैसे करना है, कैसे समझना है, ये सब चीजें हम आपके लिए कर देंगे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर वो इंग्लिश को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा इसमें अगर आप हेल्प कर पाते तो आप हेल्प कर देते तो हम लोग के लिए अच्छा होता। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम आपका हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम आपका 10 बज रहा है अभी, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने के बाद देखो, जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है हम आपको डिलीवर करेंगे। क्योंकि मेरा जॉब भी साथ के साथ चलता है, तो थोड़ा हो सकता है टाइम को लेकर के इशू आ सकता है, बट आप मान के चलिएगा कि मैक्सिमम आपको वीक में 3 से 4 क्लास ग्रामर का मिल जाएगा और 2-3 क्लास वोकैबुलरी का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप सबसे पहले ये दिमाग से अपने निकाल दो कि पता नहीं हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि नहीं, हमसे होगा या नहीं होगा, ये सब चीज अपने दिमाग से निकाल दें। आप यहां आ गए हो तो आप जरूर सीखोगे। तो आपको देखिए क्या क्या पढ़ना क्या है। हम लोग इंग्लिश में 2-3 सेक्शन में काम करेंगे। इंग्लिश का ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। सेकेंड है आपका वोकैबुलरी, और जब ग्रामर और वोकैबुलरी को मिलाओगे ना, तब कंप्रीहेंशन सेक्शन पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जरा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टार्ट करोगे तो देखो, तुमको ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीना, है ना, आप अगर रेगुलर पढ़ते चले गए तो आपको हम बता देते हैं कि इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको ये चीज पहले अपने दिमाग से ये निकालना है कि थोड़ा टफ है या ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम लोग बहुत इजी वे में इसको पूरा कर पा रहे होंगे। ठीक है, और फिर से एक बार गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको लगा कि हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि वो बता रहे थे कि भाई मेरे छोड़ने के बाद, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब छोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश को लेकर के, है ना, इंग्लिश को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। देखिए, लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो एक अलग मैटर है, बट आपको पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप यदि तैयार हैं तब पॉसिबल है। ठीक है, तो आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं और आप देखते जाइए, है ना, 2-4 वीडियो देखो, पहले समझो 10 दिन, है ना, कि क्या है। जैसे देखो, आप रेलवे का जॉब प्रेफर करो, ठीक है, बट जैसे ही आपको प्रेस्टिजियस जॉब में जाना है, मतलब अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो थोड़ा इंग्लिश को आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो SSC में हो, चाहे बैंक में हो, एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, और अदर एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है। ठीक है, तो आपको ये काम करना होगा कि पहले आप समझिए कि देखिए आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल समझ आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, केवल आप ये सोच लिए हैं कि हमको करना है तो आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम लोग 3 सेक्शन पे काम करेंगे, इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन पे। ठीक है, कंप्रीहेंशन में पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। तो धीरे धीरे ये चीज आप जब ग्रामर और वोकैबुलरी सीखेंगे तो वो चीज आपको धीरे धीरे करके पता चलती चली जाएगी। ठीक है, हम इंग्लिश का करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आपको कि आखिर इसमें समझना क्या है। देखो, इतना तो पता ही होगा कि इंग्लिश एक क्या है भाई। तो इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अब जरा ध्यान देना कि जब बात हम इस लैंग्वेज की करते हैं तो देखो, जब हम लोग हिंदी पढ़ना स्टार्ट किए तो हम लोग को
कहीं ना कहीं उसमें छोटा से छोटा यूनिट देखने को जो मिलता है हिंदी में, वो होता है तुम्हारा क्या, क ख ग घ से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। सिमिलर इंग्लिश में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसका है, जो सबसे छोटा इकाई है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। मतलब सबसे छोटा इकाई जो इंग्लिश में है, बेसिक थोड़ा दे दें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जब आगे हम चैप्टर जब ग्रामर का स्टार्ट करेंगे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर नाउ ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप पढ़ते चलिए, देखिए कि 1 महीने 2 महीने में आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन बशर्ते कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। तो बात करते हैं अल्फाबेट का। तो देखो इस अल्फाबेट में 26 लेटर्स होता है, ठीक है, जिसमें 5 वॉवल लेटर्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स है। आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू ये वॉवल लेटर्स है, और रेस्ट ऑफ वॉवेल्स यानी कि जो वॉवल्स को छोड़ करके 21 होगा, वो सबका सब क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स होगा। अब देखो जब अल्फाबेट को हम कनेक्ट करते हैं तो बनता है वर्ड। बोलोगे कनेक्ट करने का मतलब क्या है सर? कि देखो जब एक से अधिक, मोर देन वन अल्फाबेट को जब हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, है ना, तो उससे जो निकलता है उसे हम बोलते हैं वर्ड। लेकिन ध्यान रखना, वर्ड को बोला जाएगा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड को क्या बोला जाएगा? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मतलब क्या है भाई? लेटर्स का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल हो, मतलब लेटर्स का वो ग्रुप जो सेंस दे। अगर हम यहां पे लिख दे TSTPRP बाई, तो आप बोलोगे क्या इसका कोई सेंस है? नहीं, कोई सेंस नहीं है। तो जब कोई सेंस नहीं है तो फिर ये वर्ड कैसे हुआ? तो ध्यान रखना, वो मीनिंग उसका एक होना चाहिए। मतलब लेटर्स का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड। क्लियर है? जैसे मान के चलो हम यहां पे एक वर्ड लिखते हैं CLASS। अब यहां पे लेटर्स मतलब एक से ज्यादा हमने अल्फाबेट यूज किया है, एक से ज्यादा लेटर यूज किया है, और ये लेटर्स का एक ग्रुप हुआ और इसका सेंस भी है। तो जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ड। अब देखो ध्यान देना, जब वर्ड को जोड़ेंगे यानी वर्ड को जब हम कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो जब एक से ज्यादा वर्ड को यदि आप मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो हमें मिलेगा सेंटेंस। क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेंटेंस। तो ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को कनेक्ट करके हमने क्या बनाया? वर्ड। और जब वर्ड को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा सेंटेंस। अब देखो यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, सेंटेंस में हमें क्या समझना है कि सेंटेंस में मेनली 3 पार्ट होता है। ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट, सेकेंड है आपका वर्ब, और थर्ड है ऑब्जेक्ट। यानी ये सेंटेंस के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब सेंटेंस में मुख्यतः 3 भाग होता है, जिसमें फर्स्ट तुम्हारा कौन है? सब्जेक्ट, सेकेंड कौन है? वर्ब, और थर्ड कौन है? ऑब्जेक्ट। अब जरा यहां ध्यान देना, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे आप। देखो, जो किसी एक्शन का डूअर होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, ध्यान से समझना। आपको जो भी हम यहां पे बोल रहे हैं उसको हिंदी में बता देंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो किसी एक्शन का डूअर होता है उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। मतलब क्या है भाई? कि जो काम को करने वाला है, मतलब जो काम को कर रहा होता है सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, डूअर ऑफ एन एक्शन क्या होगा? जैसे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, राजेश इज डूइंग वेल। राजेश बढ़िया कर रहा है। अब बताओ करने वाला कौन है भाई? राजेश। तो ये राजेश तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहां एक बात समझना, यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो 2 वर्ड है, एक हु है और दूसरा व्हाट है। यदि आप हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हो, किससे? हु से क्वेश्चन करो या व्हाट से क्वेश्चन करो, हु या व्हाट से क्वेश्चन करने पे यदि आपको आंसर मिल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
हु या व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर मिल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखना, यहां एक बात बताओ, राजेश इज डूइंग वेल में हम तो ये नहीं बोल सकते कि व्हाट इज डूइंग वेल, नहीं, तो यहां पे व्हाट से क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहां से हु से क्वेश्चन करना होगा, हु इज डूइंग वेल, तो आंसर कौन आएगा, राजेश। तो वो राजेश तुम्हारा क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब देखना व्हाट का यूज कब करते हैं, ध्यान रखोगे, जब लिविंग थिंग है, मतलब बात हम सजीव का कर रहे हैं, यदि लिविंग है तो उस वहां पे क्वेश्चन करने के लिए यूज करेंगे हु का। लिविंग है तो क्वेश्चन करने के लिए किसका यूज करेंगे, हु का। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, तो क्या पूछेंगे हम, व्हाट इज द फादर ऑफ नेशन, कहना गलत होगा, हमें पूछना पड़ेगा हु इज द फादर ऑफ नेशन। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी को नॉन लिविंग मानते हो क्या, नहीं, तो लिविंग है तो हम किसका यूज करेंगे, हु का। लेकिन ध्यान रखना, अगर जब कभी सब्जेक्ट का पता लगाना हो और वो नॉन लिविंग हो, सब्जेक्ट कौन हो, नॉन लिविंग हो, तो हम लोग यूज करेंगे व्हाट का। किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग होगा तब। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे लिखते हैं द फैन इज रनिंग बेल, अब एक बात बताओ, द फैन इज रनिंग बेल में एक बात बताएं, हु इज रनिंग बेल, हु का तो आंसर नहीं देगा ना, तो हम यहां पूछेंगे व्हाट इज रनिंग बेल, तो व्हाट इज रनिंग बेल, तो आप बोलोगे द फैन। तो ध्यान रखना कि भाई सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, किससे क्वेश्चन करना है, हु से क्वेश्चन करो लिविंग के लिए, और व्हाट से क्वेश्चन करो नॉन लिविंग के लिए, और हु और व्हाट का आंसर मिल गया तो आप उसे क्या समझेंगे कि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जब बात वर्ब की करते हैं, तो जब बात आप वर्ब का करोगे तो वर्ब जो है वो सेंटेंस में वर्ब यूज शो करता है एक्शन और पोजीशन। ध्यान देना, जो सब्जेक्ट के, देखो ध्यान से, इसी के सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट के एक्शन और पोजीशन को शो करता है, मतलब जो सब्जेक्ट के कार्य, मतलब उसके काम को, या पोजीशन को, उसके अवस्था को, जो सब्जेक्ट के काम या अवस्था को दर्शाता है उसे कहा जाता है वर्ब। सब्जेक्ट क्या था भाई, डूअर था, वर्ब क्या है, एक्शन और पोजीशन को शो करेगा। बोलोगे सर एक्शन और पोजीशन का मतलब क्या है, एक बात बताओ, राजेश इज डूइंग वेल, राजेश इज डूइंग वेल में राजेश क्या कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो काम क्या हो रहा है, डू का, तो ये तुम्हारा डू क्या है, वर्ब है। अब जरा देखना एक्शन और पोजीशन, बोलोगे पोजीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, यू अ स्टूडेंट। अब देखो यहां पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तुम विद्यार्थी। अब बताओ, तुम्हारा पोजीशन तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक तुम विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी थे, ऐसे कुछ नहीं जोड़ दो। तो अब यहां पे हम लिखते हैं यू आर अ स्टूडेंट, तो ये जो आर है ना, ये जो आर आपने लिखा है ये आपके एक्शन को नहीं शो कर रहा है, जस्ट ये पोजीशन को शो कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो ध्यान रखना, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब जो काम को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो एक्शन और पोजीशन को शो करता है उसे क्या कहते हैं भाई, वर्ब कहते हैं। अब देखो, जो किसी के एक्शन से अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड समझते हो, जो किसी के काम से प्रभावित होता है, तो जो किसी के काम से प्रभावित होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जो किसी के काम से अफेक्टेड है, प्रभावित है, उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब जरा देखना ध्यान से, यहां पे आप इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है, और वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जरूरत नहीं है आपको ज्यादा लिखने की, बस आप समझ लो, है ना, समझ लोगे तो फिर पढ़ना आसान हो जाएगी, फिर आप कहीं से भी पढ़ पाओगे, ठीक है। तो पहला काम हम लोग का है, मेरा प्रायोरिटी ये होगा कि हम तुमको पहले पूरा समझा दें, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब देखो अगर हम यहां पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई राइट अ लेटर, I write a letter, रमेश helped राजू। ध्यान देना, अब देखो हमने क्या बोला भाई,
ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी के एक्शन से अफेक्टेड होता है, मतलब जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जो किसी के काम से प्रभावित होगा उसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलो हम एक बात बताते हैं, जब कभी आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, किसका पता लगाना है? ऑब्जेक्ट का, तो यहां आप क्वेश्चन करोगे व्हाट से या क्वेश्चन करोगे हुम से? किससे क्वेश्चन करोगे? या तो देखो दुनिया में ऑब्जेक्ट पता लगाने का एक ही मेथड है और वो है तुम्हारा पहला व्हाट और दूसरा है हुम। मतलब ये दो वर्ड आप ध्यान रखो। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या ही होता है। और हुम का मतलब क्या है भाई? हुम का मतलब है किसको। तो व्हाट से क्वेश्चन करो, हुम से क्वेश्चन करो। यदि आपको आंसर मिल गया तो समझ लेना कि वहां ऑब्जेक्ट है। एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं ना कि सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई राइट व्हाट, तो आप बोलोगे सर आई राइट अ लेटर, तो ये तुम्हारा लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? रमेश हेल्प्ड व्हाट, व्हाट का आंसर नहीं है, लेकिन रमेश हेल्प्ड हुम, रमेश ने मदद किया किसको? राजू को, तो ये तुम्हारा राजू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, एक एग्जांपल यहां और लिखते हैं, ही इज सिटिंग इन द रूम। ही इज सिटिंग इन द रूम। ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? ही इज सिटिंग व्हाट, आंसर नहीं है। ही इज सिटिंग हुम, आंसर नहीं है। इट मींस क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इन द रूम क्या है, तो आप तो इतना तो समझ ही सकते हो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो भैया ये क्या आंसर दे रहा है? ही इज सिटिंग वेयर, ये वेयर का आंसर है, और वेयर का जो आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो पूछो क्या होता है? सब एक ही दिन ठीक नहीं है, ठीक है, आगे के लिए भी कुछ रहने दो। तो ये चीज हम आपको आगे चल के डिस्कस करेंगे। हाँ, ध्यान रखना, वॉइस में जब जाओगे तो हमें ऑब्जेक्ट का सबसे ज्यादा यूज वहीं पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो या तो क्वेश्चन हम किससे करेंगे? व्हाट से, या क्वेश्चन करोगे हुम से। जैसे आई टीच यू, तो मैं पढ़ाता हूं किसको? तो तुमको, तो ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं किसको? आंसर नहीं है। आई टीच क्या, तब जाकर के आंसर मिलेगा इंग्लिश। तो ध्यान रखना, वहां पर इंग्लिश तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखना, ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का जो राइट है वो है नाउन के पास। मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का जो अधिकार हमने दिया है कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का अधिकार जो है वो है नाउन के पास। मतलब सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का अधिकार नाउन को है, प्रोनाउन को भी है, लेकिन प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउन को। अब जरा ध्यान देना कि भाई ये नाउन क्या है। तो सभी जानते हो, सबको पता ही है कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ध्यान रखना कि नाउन का डेफिनेशन आप सही बोल रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट यहां पे हम लोग जो देखेंगे ये वास्ट कैटेगरी होगा। लगभग हम लोग बहुत सारा क्लास होगा नाउन में, तो पूरा नाउन जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा और कब तक होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो बात जब हम नाउन का करते हैं तो नाउन को सीधे सीधी बोल लेना कि देखो दुनिया में जितना भी नाम है ना, दुनिया में जितना भी नाम है सबका सब क्या है? नाउन है। तो हम सीधे सीधी बोल सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब जिसका अपना कोई नाम हो उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। देखो नाम हो, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं ना, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, उसका भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑनेस्टी का, तो ऑनेस्टी को क्या कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। ऑनेस्टी ईमानदारी, आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरा हुआ है। अब बताओ ईमानदारी मेरे अंदर है कि नहीं है, ये आप कैसे जज कर रहे हो? क्लियर है? तो ईमानदारी कूट कूट के भरा है, बात से डाला गया है क्या वहां?
तो ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसे हम देख नहीं सकते फिर भी उसका अपना नाम है, उसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो आप बोल सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब देखो मेन प्रॉब्लम यह है कि नाउन कौन कौन हो सकता है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना, मोहन, टाउट, रमेश, कुछ एग्जाम्पल देखो, उसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है ना। राजेश कैन डू दिस वर्क, टीचिंग इज एन आर्ट। क्लियर है? टू स्विम is a good exercise. I will try to give my best. There is no boy in this class. अब देखो समझना, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। नाउन पे विशेष डिस्कशन करेंगे, अभी जस्ट हम स्टार्ट करेंगे, फिर तुम्हारा नाउन का जो काइंड्स है पहले इसमें समझ लो। चलो हमने क्या बताया था कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। मतलब नाउन का पहला काम जो है वो भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का। बिल्कुल सही है। अब बताओ, यहां पे मोहन सब्जेक्ट है, नाउन होगा। रमेश नाउन होगा, ऑब्जेक्ट है। राजेश सब्जेक्ट है, नाउन है। अब देखो ये टीचिंग, टीच से बना है टीचिंग, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। तो ध्यान रखना कि नाउन तो ओरिजिनल नाम है वो नाउन है ही, है ना। जो नेमिंग वर्ड है वो तो नाउन है ही, लेकिन जब कभी V1 प्लस ING से हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम लें, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। जब कभी V1 प्लस ING से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम ले। एक बात बताओ, अगर हम आपको बोलेंगे डांसिंग इज माई हैबिट, डांसिंग इज माई हैबिट, अब बताओ डांसिंग तुम्हारा क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट बना रहे हैं। अरे भाई जब उसको भाव के रूप में काम करेंगे तब हम बोलेंगे आई एम डांसिंग, लेकिन जब डांसिंग को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नाउन होगा, मतलब ये नाउन है। जैसे आई लव कुकिंग, है ना, तो आई लव कुकिंग तुम्हारा क्या है? वहां ऑब्जेक्ट है, लेकिन काम किसका कर रहा है भाई? वो तो नाउन का कर रहा है ना। तो V1 प्लस ING सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये भी नाउन हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसका ऐसे नाम जब नाउन के रूप में काम करता है V1 प्लस ING, ध्यान से समझना, V1 प्लस ING नाउन के रूप में काम करता है तो इसे कहा जाता है जिरंड। क्या कहा जाता है? जिरंड। अब ध्यान रखना एक बात और, चलो बताते चलते हैं कि V1 प्लस ING जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्लियर है? और जब सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर देना है, तो टीचिंग आर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, यहां हमें लिखना पड़ेगा टीचिंग इज एन आर्ट। क्लियर है? अब देखो यहां पे ये नाउन हो गया। अब देखो बोलोगे सर ये भी तो नाउन है, बिल्कुल नाउन है। अब यहां पे देखिए दिस वर्क के बाद भी तो नाउन है, मतलब क्या है? ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट ये समझो कि ए एंड द आर्टिकल जिसको आप बोलते हैं, इसके बाद आने वाला भी कौन होता है? नाउन होता है। मतलब आपको नाउन रिकॉग्नाइज करना है, ए एंड द के बाद आने वाला भी कौन होगा? नाउन होगा। अब देखो यहां पे दिस है, तो दिस के बाद आने वाला नाउन है। देखो थर्ड पॉइंट आपको बताते हैं, जो भी नाउन के साथ रहता है, मतलब जो नाउन के साथ रहता है, नाउन के सेंस में वृद्धि करता है, तो ध्यान रखना उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। तो ध्यान रखोगे कि एडजेक्टिव के बाद आने वाला भी नाउन होगा, इसी एडजेक्टिव को बोलते हैं डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद आने वाला नाउन होगा। बोलोगे सर ये क्या है? एडजेक्टिव। हम तो जानते नहीं है। अरे अभी रेडीमेड समझ लो, दिस है, दैट है, मान लो दीज है, दोज है, सम है, एनी है, ऑल है ना, etc कर दो। इसके बाद आने वाला कौन होगा भाई? तो इसके बाद आने वाला नाउन होगा। तो यहां पे ये वर्ब क्या है? नाउन है। आगे ध्यान देना, टू स्विम। अब देखो यहां पे नाउन का काम हम
टू प्लस V1 से भी लेते हैं। मतलब क्या है, टू प्लस V1 भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। ध्यान रखना होगा आपको कि जब टू प्लस V1 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, ध्यान से सुनोगे, टू प्लस V1 जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो इसे कहा जाता है इन्फिनेटिव। खैर अभी हमको नाम से कोई मतलब नहीं है, आप अभी ये समझ लो कि टू प्लस V1 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, नाम तो इसका होगा इन्फिनेटिव। क्या नाम होगा? इन्फिनेटिव। बट नाम इन्फिनेटिव है लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन का। तो नाउन के काम करने के कारण ही उसका नाम इन्फिनेटिव पड़ा है, लेकिन बेसिकली तो ये वर्ब है ना। तो ध्यान रखना। अब ये भी बात ध्यान रखोगे, जैसे टीचिंग आर गलत था तो टू स्विम आर अ गुड एक्सरसाइज गलत होगा, यानी टू प्लस V1 भी सिंगुलर है और इसे सिंगुलर वर्ब देना है। अब देखो ए आर्टिकल के बाद क्या आया? ये ए तो आर्टिकल है, इसके बाद ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद आने वाला क्या होगा? नाउन होगा। तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। अरे ये आर्टिकल जो है ना इसी नाउन के लिए आया है। अगर ये नाउन नहीं होगा तो ये आर्टिकल नहीं होगा। अब बताओ, टू स्विम इज अ गुड बोल सकते हैं? राम इज अ स्मार्ट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, हमें बोलना पड़ेगा राम इज अ स्मार्ट बॉय। बॉय आया तभी आर्टिकल आया, ठीक है ना। तो देखो ये नाउन बोलता है कि देखो हम तो आर्टिकल के साथ ही आते हैं, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव आ गया है तो इसको भी मेरे पहले आना है, तो पहले एडजेक्टिव को रहने दो और उसके बाद आर्टिकल को रख दो। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। अब देखो, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ये सब्जेक्ट है, ये तो प्रोनाउन हमने बना दिया, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। अब देखो ये माई, अब ध्यान रखना ये भी एडजेक्टिव के कैटेगरी में ही है जो पोजीशन शो करता है। पोजीशन का मतलब जो अधिकार शो करता है किसी चीज पे, वो सब वर्ड है माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, माई के बाद भी क्या आएगा? नाउन। तो बोलोगे सर हम तो बेस्ट पढ़े हैं डिग्री में, गुड, बेटर, बेस्ट। अरे भाई देखो हमने आपको क्या बोला कि काम बताएगा, भाई नाउन को आपको देखना है और समझना है कि इसका काम क्या है, और जो काम है अगर नाउन वाला काम कोई और कर रहा है तो हम उसे भी नाउन मानेंगे, क्योंकि वो काम किसका कर रहा है? नाउन का। और जो भी नाउन का काम कर रहा होगा वो नाउन होगा। अब जैसे देखो, हो सकता है कि एक ही चीज का दो रोल हो सकता है ना। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक पेन है, तो पेन का यूज क्या है? लिखने का। लेकिन आप क्या करते हैं भाई, आप क्लास में बैठे हो तो आप पीछे वाले को पेन से, है ना, तो अब बताओ पेन का वही काम था? नहीं। तो काम कैसा कर रहा है? काम जैसा करता है उसी के अनुसार उसको हम डिसाइड करते हैं कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया नाउन। अब देयर इज नो बॉय इन दिस क्लास। अब देखो यहां नो के बाद आने वाला क्या है भाई? नाउन। मतलब आप एक चीज और समझ सकते हैं कि नो के बाद जो आता है उसे क्या बोलेंगे हम? नाउन बोलेंगे। यानी नो के बाद ऑलवेज नाउन। आई हैव नॉट मनी नहीं लिख सकते, नाउन आएगा नो के बाद। तो आई हैव नॉट मनी नहीं, आई हैव नो मनी। यू आर, जैसे अगर मान लो यू हैव नो पेन, तो यू हैव नॉट पेन नहीं लिख सकते, वहां पे लिखना पड़ेगा यू हैव नो पेन। तो नो के बाद आने वाला भी नाउन होता है। और दिस क्लास तो अभी अभी देखा कि आपने, ये क्या होगा? नाउन होगा। अगर आपको कुछ और पॉइंट बता दें तो ध्यान रखिएगा कि अपोस्ट्रॉफ इसके बाद आने वाला भी कौन होता है? नाउन। ये अपोस्ट्रॉफ है, ठीक है, ध्यान रखना, ये अपोस्ट्रॉफ इसके बाद आने वाला कौन होता है? नाउन। तो मोटा मोटी ये नाउन का काम है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना किसका काम है? नाउन का। अगर देखो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए एंड द, मान लो कि वहां पे पूछ दे कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आई हैव अ नॉलेज में पूछेगा नॉलेज क्या है, तो आप सीधे बोल दोगे ए के बाद आया है, आर्टिकल के बाद आने वाला क्या होगा? नाउन होगा। एडजेक्टिव के बाद क्या होता है? नाउन होता है। नो के बाद आने वाला क्या होगा? नाउन होगा। अपोस्ट्रॉफ इसके बाद आने वाला क्या होगा? नाउन होगा। तो आई होप आपको डिफिनीशन समझ आया होगा कि नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड है। V1 प्लस ING भी नाउन का काम कर सकता है। नाम वैसे उसका जिरंड है। 2 प्लस V1 भी नाउन का काम कर सकता है। नाम क्या है? इन्फिनेटिव है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि नाउन का क्या काम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब बात हम लोग करेंगे नाउन के काइंड्स का। देखो
जब नाउन को हम कास्ट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। तो जब कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो नाउन जो है वो 5 फॉर्म्स में आता है। मतलब जाति के आधार पर जब नाउन को आप बांटोगे तो जाति के आधार पे नाउन कितने पार्ट में आएगा भाई? तो जाति के आधार पर नाउन 5 पार्ट में आता है। ध्यान देना, जिसमें पहले का नाम है तुम्हारा, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कॉलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और लास्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से समझना, बस 1 या 2 क्लास लगेगा बेसिक देखने में, है ना। फिर हम लोग पहुंच जाएंगे सिंगुलर से प्लूरल पे, और उसके बाद फिर एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके बाद का पॉइंट वहां से स्टार्ट होगा। तो जब बात हम प्रॉपर नाउन का करते हैं और कॉमन नाउन को, दोनों को एक साथ समझना। नाउन का 5 पार्ट ये तो आप जानते ही होंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, जो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन, दोनों का डेफिनेशन हम एक साथ समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ध्यान देना। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझना आपको कैसे है, देखो, जो किसी के पार्टिकुलर नेम को शो करता हो। प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि तुम कहां से बिलोंग करते हो, तो तुम बोलोगे कि, मान के चलो कोई बोला कि सर हम पटना से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या पूछेंगे कि भाई पटना कहां, प्रॉपर। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो पूछेंगे पटना प्रॉपर, और हिंदी में पूछेंगे तो पटना खास। तो ये तुम्हारा हुआ पार्टिकुलर नेम। पटना जो है ये पार्टिकुलर नेम है किसी सिटी का। तो जो किसी के पार्टिकुलर नेम को शो करता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो किसी का खास नाम हो तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। ध्यान देना, और जिसपे सबका राइट हो, मतलब जो कॉमन है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है ना। तो जो कॉमन है, नाम ही कॉमन है, तो भैया जो सबके लिए बना हो दैट इज कॉमन। और जिस पर किसी खास का अधिकार हो, जो कॉमन नेम हो, उसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। और जिस पे किसी खास का अधिकार हो उसे कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। एक बात बताओ, अगर हम आपको बोले मेरे हाथ में क्या है भाई, तो मार्कर है। तो मार्कर देखो, अगर हम 5-6 मार्कर ले ले, है ना, तो 5-6 मार्कर ले ले तो ये सब मार्कर है, कॉमन हो गया। लेकिन अब बताओ, मान लो कि ये मार्कर का अलग अलग कंपनी है, देखो ये कैमलिन का है, कोई दूसरे कंपनी का है। तो अगर हम बात करें कैमलिन, तो किसी खास कंपनी का नाम है, और जब खास का नाम है तो ये कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और कॉमन क्या होता है, मार्कर जो है वो कौन नाउन होगा, कॉमन नाउन, सॉरी हाँ कॉमन नाउन होगा। तो यहां पे एक एग्जांपल लिख दो। मान लो एक कंपनी का बात करें, मान के चलो हम बात कर रहे हैं रिलायंस का, तो रिलायंस कौन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब बात करोगे कंपनी का, तो सारा कंपनी को कंपनी ही बोलते हैं, तो कंपनी कॉमन नाउन हो गया। जैसे अभी हम बात किए थे पटना का, तो पटना बताओ कॉमन है कि प्रॉपर है, प्रॉपर है। लेकिन जब बात करोगे सिटी का, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अगर हम बात करें गंगा नदी, तो गंगेज, है ना। तो जब बात हम गंगेज का कर रहे हैं और बात रिवर का करें, तो नदी कोई भी हो सकता है ना। अलकनंदा भी नदी है, भागीरथी भी नदी है। लेकिन जब बात गंगेज का करते हैं तो गंगेज सारी नदी का नाम नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा प्रॉपर हो गया। जैसे हम बोलेंगे विद्यार्थी, तो तुम बोल सकते हो, हम भी, वो बोल सकता है, हम भी, कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, कि हम भी विद्यार्थी हैं। लेकिन अब बताओ, अगर हम बात करें राजेश, तो राजेश क्या सभी स्टूडेंट का नाम है, नहीं, प्रॉपर है। तो जो किसी का खास नाम हो, पार्टिकुलर नेम हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां बात करें स्टूडेंट का, सिमिलर देखो बॉय, सिमिलर देखो गर्ल, है ना,
लेकिन यहां पे अगर हम लिख दे, राजेश तो लिख ही दिए, अगर हम यहां लिख दे गीता, अब बताओ क्या हुआ, प्रॉपर हुआ। अब जैसे विलेज, तो विलेज कोई भी गांव गांव हो सकता है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है। तो जिसपे देखो कॉमन अधिकार, सबका अधिकार हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और लेकिन अगर मान लो कि हम गांव का बात करें, है सॉरी, जब हम बात यहां पे विलेज का करें, तो अगर हम यहां पे कोई विलेज लिख दे मेमारी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया। कंट्री का बात करें इंडिया, तो प्रॉपर हो गया। तो ध्यान रखना, जैसे जब कभी पार्टिकुलर नेम का बात करेंगे प्रॉपर नाउन होगा, और जिसपे सबका अधिकार है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो आप बोलते हो ना, जब कभी आप पूजा करते हो तो आप बोलते हो हे भगवान, तो जब भगवान बोलोगे तो हो सकता है गणेश जी बोले हमको बुला रहा हो, राम भगवान बोले हमको बुला रहा हो, शंकर भगवान बोले हो सकता है हमको बुलाया हो, हनुमान जी सोचेंगे कि मेरा भी नंबर हो सकता है। लेकिन अब बोलो हे राम, अब बताना हे राम बोलने के साथ ही जो तुम बात कर रहे हो वो किसका बात कर रहे हो, तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का। अब हनुमान जी, गणेश जी, शंकर भगवान नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि हम बात किसका की है, प्रॉपर का। लेकिन जब हमने वहां पे बोला था हे भगवान, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा कॉमन हो गया। अब देखो ये गॉड में भी कंफ्यूजन है ना, गॉड में तो कंफ्यूजन होगा ही, जिन्होंने जिसने हमें सबको बनाया है, थोड़ा तो वहां कंफ्यूज होंगे ही। तो इसको हम जाके क्लियर करेंगे, तुमको आर्टिकल में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो पार्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन, जिस पर सबका अधिकार हो, उसे क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन। अब देखो समझना, जब बात हम प्रॉपर नाउन की करते हैं, अभी कॉमन को सीन से हटा रहे हैं हम, जब बात हम प्रॉपर नाउन की करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो प्रॉपर नाउन जो किसी का पार्टिकुलर नेम होता है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो कि किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम को, है ना, किसी व्यक्ति के पार्टिकुलर नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के पार्टिकुलर नेम को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब देखो ध्यान देना, यहां पे प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर नाउन में सबसे पहला पॉइंट आपका निकल के आता है कि भैया ये पार्टिकुलर नेम को शो करता है। ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन का जो बिगिनिंग है, प्रॉपर नाउन का जो शुरुआत है, उसको जो लिखते हैं, है ना, वो हम लोग ऑलवेज लिखेंगे कैपिटल लेटर। किस लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। आप इसको अपर केस बोल सकते हो, है ना, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मतलब कहीं भी छोटा अक्षर में नहीं लिखेंगे प्रॉपर नाउन के स्टार्ट को। इट मींस आप बोल सकते हो प्रॉपर नाउन का, जिसको प्रॉब्लम है इंग्लिश में वो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन का शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, हमेशा। आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिखो, बीच में लिखो, लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर नाउन का शुरुआत हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा। पॉइंट नंबर 1। 2 जो है वो है प्रॉपर नाउन जो तुम्हारा है ये सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो इसे हम सिंगुलर वर्ब देंगे। कैसा वर्ब देना है, सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर है, इसे कैसा वर्ब देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। क्लियर है, यहां तक समझ पाए होगे। आगे ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता। मतलब प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम लोग देखें तो नो आर्टिकल, यानी प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। अब देखो यहां पे सिंगुलर वर्ब बोले हैं, हम कुछ एक पॉइंट बताएंगे जिसमें प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखो इंग्लिश में परमानेंट कुछ भी नहीं होता। अगर आप समझते हैं कि ये परमानेंट है तो वो ठीक नहीं है, बट आप साथ के साथ काम करते जाइए, सारा क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिखें इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, गलत है। क्या गलत है भाई, इंडिया का आई स्मॉल है, क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है भाई, कैपिटल कर दिए। द इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। अब बताओ सही है कि गलत है। बोलोगे सर ये तो महा गलत है, इंडिया के पहले आपने द लगा दिया, केवल कैपिटल किया है, वर्ब आर क्यों होगा।
गलत है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब देखो ध्यान देना, एक एग्जांपल लिखते हैं यहां, द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ रिच कंट्री। अब देखो ध्यान देना, यहां पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स के पहले द लगाया है, लेकिन आप द हटा दोगे तो ये ठीक नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पहले द बिल्कुल ठीक है। बोलोगे क्यों ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, आगे बता देंगे। तो यहां पे द यूनाइटेड स्टेट्स आर नहीं, हाँ वर्ब तो सिंगुलर होगा। अब देखो कुछ के दिमाग में चल रहा होगा सर यूनाइटेड स्टेट्स है, प्लुरल होगा, ना ना, एस से प्लुरल नहीं होता। अरे यूनाइटेड स्टेट्स है, कंट्री कितना है, एक ही है ना, तो इसलिए यहां पे हम लोगों ने वर्ब दिया इज अ रिच कंट्री, वर्ब हो गया सिंगुलर। तो ध्यान रखना, देखो कुछ देश का नाम ऐसा है जिसके पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं, बट वो आगे बताएंगे। जैसे न्यूजीलैंड के पहले हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है भाई। वेस्ट इंडीज के पहले हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है। यूके के पहले आपको द यूज करना है। देखो अगर हम यहां अमेरिका लिखते तो द गलत हो जाता, लेकिन यूएस से लिखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या यूएस से लिखोगे या यूनाइटेड स्टेट्स लिखो, तब द लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है वो आगे का बात है, वो आगे हम लोग मेंशन करेंगे उसको। अब देखो ध्यान देना, आपने अभी अभी समझा कि देखो कोई प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसे वर्ब कैसा देते हैं, सिंगुलर। आर्टिकल पे बात करेंगे थोड़ा आगे। अब देखो ध्यान देना, जब बात हम किसी प्लेस नेम का कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, प्लेस नेम का, तो प्लेस नेम सिंगुलर है। प्लेस नेम कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर देना। अरे इंडिया प्लेस नेम ही तो है, यूनाइटेड स्टेट्स किसी स्थान का नाम ही तो है। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारा प्लेस नेम, कौन सा नेम, प्लेस नेम टीम को डिनोट करे, किसको डिनोट कर रहा होगा, टीम को। ध्यान से सुनेंगे, प्लेस नेम अगर टीम को डिनोट करे, बोलोगे सर टीम क्या होता है, टीम का मतलब होता है दल, और दल क्या होता है, मतलब एक ही प्रकार के एक से ज्यादा लोग। तो एक ही प्रकार के एक से ज्यादा लोग होते हैं। अरे टीम तभी बनेगा जब कम से कम उसमें 2 लोग होंगे, ऐसे टीम नहीं बन सकता। जैसे मान के चलो सानिया मिर्जा अगर खेल रही है, तो सानिया मिर्जा के लिए कभी बोलते हैं हम कि भारत हार गया है ना, या भारत जीत गया, नहीं। हम जब बात एक व्यक्ति का करते हैं तो टीम नहीं बनता। बोलोगे सर ये टीम क्या होगा, तो टीम कुछ भी हो सकता है चाहे प्लेयर्स का टीम हो, पॉलिटिशियंस का टीम हो, साइंटिस्ट्स का टीम हो, कुछ भी हो सकता है। लोगों का दल गया हो कहीं, मान लो महिलाओं का दल हो, मतलब वुमेन का टीम हो, है ना, डांसर्स लोगों का ग्रुप हो, फर्क नहीं पड़ता। जब प्लेस नेम टीम को शो करेगा, बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, भाई एग्जाम्पल बताएगा कि ये टीम को शो कर रहा है। तो जब प्लेस नेम टीम को शो करे, तब समझना उस कंडीशन में तुम्हारा प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब जो आएगा वो प्लुरल आएगा। प्लेस नेम टीम को शो करे तो यहां पे जो प्रॉपर नाउन होगा इसके साथ कैसा वर्ब आएगा, तो प्लुरल वर्ब आएगा। ये चीज ध्यान रखना होगा आपको। बताते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ध्यान पहले ये पॉइंट समझ लो। देखो जनरली जो है वो प्लेस नेम सिंगुलर है, जब किसी देश का बात करो, किसी स्थान का बात करो, है ना, वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब देना है। लेकिन ध्यान रखना, जब प्लेस नेम किसी टीम को शो करे, किसको शो कर रहा होगा, किसी टीम को, तो जब टीम को शो करेगा तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जब टीम को शो करे तो प्लुरल होता है, इसे वर्ब हम देंगे प्लुरल। कैसा वर्ब देंगे, प्लुरल। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूजीलैंड हैज लॉस्ट द वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप गवा दिया। एक बात बताओ, न्यूजीलैंड यहां पे बात हुआ है तो क्या ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरा का पूरा कंट्री उठ के चला आया था? ना ना, यहां पे न्यूजीलैंड के 11 प्लेयर की बात कर रहा है। तो जब हम बात यहां पे द न्यूजीलैंड हैज लॉस्ट द वर्ल्ड कप का करेंगे तो यहां पे ये गलत होगा। यहां पे हैज का यूज नहीं, यहां पे यूज करेंगे हैव का।
किसका यूज करेंगे? हैव का। तो द न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट द वर्ल्ड कप। अब देखो यहां बोलोगे सर द लगाए, देखो न्यूजीलैंड के पहले तो द मैंडेटरी है, तो इसको हम नहीं हटा सकते क्योंकि न्यूजीलैंड के पहले द आता है। लेकिन अगर हम यहां पे लिखे ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत लिया। एक बात बताना, तो जब हम बात यहां ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं तो टीम को शो कर रहा है हैव, ठीक है। बोलोगे सर यहां पे क्या द यूज कर सकते हैं? ध्यान रखना, जब प्रॉपर नाउन प्लेस नेम प्लेस को इंडिकेट करे, प्लेस नेम और प्लेस नेम तुम्हारा टीम को इंडिकेट करे, तो ध्यान रखना यहां पे तुम लिख सकते हो कि इस अवस्था में आर्टिकल द कैन बी यूज्ड। बोलोगे सर कैन बी यूज्ड मतलब मैंडेटरी नहीं है कि होगा ही होगा, हां आप कर सकते हो, मतलब ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो किताब में और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन क्या है, ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन द वर्ल्ड कप, ये तो ठीक है लेकिन द लगाओ, और ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, प्रॉब्लम हो गया। ध्यान रखना लोगों ने द लगा के, आप लोगों ने क्या किया, द लगा दिया, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि द का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि करना ही है, हां आप कर सकते हो, कर सकते हो तो द यूज कर सकते हो, द यूज करोगे तो गलत नहीं होगा, न यूज करोगे तो गलत नहीं होगा। तो जब कभी प्लेस नेम टीम को शो करे, जैसे एक बात बताओ, हम लोग क्या बोलते हैं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बताओ ऑस्ट्रेलिया का औकात है कि भारत को हरा दे, है ना? ऑस्ट्रेलिया का जितना पॉपुलेशन है उतना तो हमारे यहां साल भर में हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का औकात नहीं है कि वो भारत को हरा दे। हां ये हराता किसको है, तो हराता है 11 निकम्मों को, और शर्मिंदा हम सबको होना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी हम बात कर रहे हैं कि ये तुम्हारा मान लो हो सकता है साइंटिस्ट का बात करें कि भाई भारत अंटार्कटिका पर रिसर्च करने के लिए गया है, तो क्या भारत में नरेंद्र मोदी गए होंगे, ममता बनर्जी, लालू यादव? नहीं। तो ध्यान रखना वहां साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप गया होगा, है ना। और जब बात हम प्लेस नेम से टीम का कर रहे हो तो ये टीम जो होगा ये प्लुरल होगा, मतलब इस कंडीशन में इस प्लेस नेम को प्लुरल समझ के हमें वर्ब कैसा देना है, प्लुरल देना है। तो ये बातें अभी तक आपको समझ आई होंगी, हम आपको फिर से रिपीट करें। प्रॉपर नाउन का शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, हिंदी में बोल देते हैं फिर इंग्लिश में बोल देंगे। जनरली प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब देते हैं। यहां तक क्लियर? 3 नंबर पॉइंट क्या था भाई, प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अभी अभी हमने क्या बताया कि यदि प्लेस नेम किसी टीम को इंडिकेट करे तो प्रॉपर नाउन प्लुरल होता है, वह प्लुरल देते हैं। और इस कंडीशन में आप उस प्लेस नेम के पहले, उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। अब अगले क्लास में देखेंगे कि अभी अभी हमने बताया था कि आर्टिकल नहीं आता, तो आर्टिकल नहीं आता तो अब कहां कहां आर्टिकल आ सकता है वो हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे, और फिर हम लोग आगे कॉमन नाउन में को देखेंगे। अब ये ध्यान रखना, बेसिक हम लोग करने के बाद फिर आपका डिटेल्ड जो होगा, डिटेल्ड ग्रामर जो होगा वो हम धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हैं हमको और कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। मेरा नाम SM रंजन हुआ और हम इस फील्ड में, इंग्लिश के फील्ड में लगभग पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं। तो आप एकदम श्योर रहें, और करेंटली हम सेंट्रल एक्साइज में काम कर रहे हैं कोलकाता में, ठीक है, एज एन इंस्पेक्टर। अब ध्यान रखना कि हमको पता है कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आप एकदम जस्ट ट्रस्ट बनाए रखिए, भरोसा आप बनाए रखिए, अब बाकी आपका सारा काम आसान करने का जिम्मा हमने ले रखा है। तो आप केवल जस्ट पढ़ते जाइए और उसके बाद देखिए कि आपको चीजें समझ आती है कि नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने इंग्लिश कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता, बस ध्यान से आपको वीडियो देखना है। अगर एक बार में ना समझ आए तो 2 बार देखो, 2 बार में ना समझ आए तो 3 बार देखो, समझ में तो आ ही जाएगा एक बार में ही, और धीरे धीरे करके फिर हम इसको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।